हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये टेस्ट नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ एसडीजी लक्ष्य दिए गए हैं और उससे संबंधित मतलब कौन सा एसडीजी लक्ष्य किससे संबंधित है उसे आपको सम्मिलित करना है। एसडीजी 10 की अगर हम बात करें, इसमें जो है असमानताओं की कमी करने की बात की गई है। असमानताओं की कमी की बात जो है एसडीजी 10 में की गई है। एसडीजी 11 जो है यह सतत शहर एवं समुदाय से संबंधित है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी से रिलेटेड है। एसडीजी 11। एसडीजी 12 की बात करें तो इसका संबंध उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन अर्थात रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन से संबंधित है। एसडीजी 12। एसडीजी 16 की बात करें तो यह शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थान की बात करता है। इसका हो जाएगा 4। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 1 3 4। 2 1 3 4 ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे क्या कहा जाता है, बल्ब, ट्यूबर, कार्म या फिर राइजोम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे राइजोम कहा जाता है। राइजोम अर्थात इसे प्रगंध कहा जाता है। जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, यह क्या है, यह जो है आपके ये भूमिगत तने का उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे हल्दी हो गया और अदरक हो गया, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मन्नार की खाड़ी में तटीय या सीमांत प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तटीय या सीमांत प्रवाल भित्ति जो है यह मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। लक्षद्वीप में एटॉल प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। जैसे मन्नार की खाड़ी हो गया, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर तटीय प्रवाल भित्तियाँ जो है पाई जाती हैं। जबकि जो लक्षद्वीप है यहाँ यहाँ पर जो है एटॉल प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। दोनों विकल्प आपका सही है। और पूरे विश्व में अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे पाई जाती है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस शहर में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआईसीटी विकसित की जाएगी, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद या फिर गांधीनगर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में जो है देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का विकास किया जाएगा। और इसका जो दायित्व दिया गया है वह उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो है इस प्रोजेक्ट का नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का जो विकास किया जाएगा वह उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड जो है उसी के अंतर्गत किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और याद रखिएगा यह देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत किन दो स्थानों के मध्य की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बटेश्वर और गोवर्धन के मध्य जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और 25 दिसंबर 2023 सुशासन दिवस के अवसर पर जो है आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक राज्य में पहली अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा के लिए बृहद पोषक तत्व नहीं है, कौन जो है पौधे के बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस या फिर आयरन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन जो है इसकी जो पौधे की ज़रूरत होती है इसे अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जबकि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस इनकी क्या होती है, इनकी बड़े स्तर में या कह सकते हैं बृहद स्तर में इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, पौधों को। और जो कम स्तर में या कह सकते हैं कि जब बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत जो नहीं आता है वो है आपका आयरन। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में H2O का उपचयन होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अपचयन अर्थात रिडक्शन होता है, और जो H2O है इसका ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन या फिर अपचयन होता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प जो है सही है। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जैवभार पिरामिड उल्टा होता है।
तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या कम होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का जो पिरामिड है वह उल्टा होता है, यह बात सही है, लेकिन इसमें उत्पादकों की संख्या जो है वह उत्पादकों की संख्या कम होती है, या गलत है। उत्पादकों की संख्या जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनकी तुलना में, कि चाहे वो कोई सा भी पारिस्थितिक तंत्र क्यों ना हो, उत्पादक की संख्या जो है अधिक ही होगी। ऐसा न होने की स्थिति में जो आपका पर्यावरण है या जो पारिस्थितिक तंत्र में है उसमें जो है असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन बी 12 प्रति अरक्तता कारक, विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक, विटामिन डी बांध्यारोधी और विटामिन के प्रति रक्त स्त्राव कारक। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, जिसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और जो वयस्क होते हैं उसमें उसमें जो है आपको जो स्टियोमिलैसिया है वह जो है स्टियोमिलैसिया नामक रोग होता है वयस्कों में, और बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? 9, 10, 15 या फिर 8, सॉरी 18। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या जो है वो 10 है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है। और भारत में, या कह सकते हैं कि भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं उनकी संख्या 10 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत जो है जिसका मुख्य उद्देश्य है वो है मोटे अनाजों की पैदावार में बढ़ावा देना। मोटे जो अनाज हैं इसकी पैदावार को बढ़ावा देना, और इसमें किसानों को प्रति 1 किलो मोटे अनाजों के उत्पादन पर 10 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ठीक है, प्रति 1 किलो मोटे अनाज के उत्पादन पर 10 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, और यह योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। यह बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। भारत में कुल 35 हाथी रिजर्व हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। भारत में अगर हाथी रिजर्वों की बात करें तो हाथी रिजर्वों की संख्या 35 नहीं बल्कि 33 है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला वर्ग की विजेता है एलेना रिबाकिना। रिबाकिना जो है यह महिला वर्ग की विजेता हैं। इनका संबंध किस देश से है ये आपको बताना है। छीक गणराज्य, कजाकिस्तान, बेलारूस या फिर बुल्गारिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इनका संबंध है कजाकिस्तान से। और इसकी जो उप विजेता थी वह आर्यन सबालंका थी जो बेलारूस की हैं। और पुरुष वर्ग की विजेता की अगर बात करें तो ग्रिगोर दिमित्रोव हैं जो बुल्गारिया के हैं, और उप विजेता होल्गर रून थे जो कि डेनमार्क के हैं। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन जो है यह एक पादप हार्मोन्स है। अगर हम जो है पादप हार्मोन्स की बात करें तो इसमें ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ये सभी क्या हैं? यह सभी जो है आपके पादप हार्मोन्स हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा आपका CH3NCO। यह जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र होता है। इसे मीक के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपको भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, इसमें जिस गैस का लीक हुआ था यह मीक गैस या मिथाइल आइसोसाइनेट ही था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पिचवरम मैंग्रोव जो है यह तमिलनाडु राज्य में है। नंदा झील जो है यह गोवा में है। पाला वेटलैंड है मिजोरम में। कांजली जो है उत्तराखंड में है। कांजली उत्तराखंड में नहीं है। कांजली कहाँ पे है? कांजली की अगर हम बात करें तो यह आपके पंजाब में है। कांजली है पंजाब में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भू जैव रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानी अपक्षय चक्र के प्रोत्साहन करने वाले
पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है, ये आपको बताना है। सल्फर चक्र, फास्फोरस, जल चक्र या फिर नाइट्रोजन। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोरस चक्र। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? किस कृति को प्रदान किया गया है आपको बताना है। प्रॉफिट सॉन्ग, टाइम शेल्टर, फायर वर्ड या फिर ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वह प्रॉफिट सॉन्ग को दिया गया था और यह आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच द्वारा लिखित उनका उपन्यास है जिसे जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो 2023 में बुकर पुरस्कार दिया गया था उसमें भारतीय मूल के लेखक जो चेतना मारू हैं इनके उपन्यास वेस्टर्न लेन को भी बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, लेकिन यह अंतिम रूप से पुरस्कार जीतने में सफल नहीं हुई थी। और ये जो पुरस्कार है प्रॉफिट सॉन्ग को, जो पॉल लिंच की कृति उपन्यास है, इसे प्रदान किया गया था। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके पहले जो दिया गया था 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यह श्रीलंका के सेहान करुणा तिलक को दिया गया था द सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा के लिए। ठीक है, तो 2022 में किसे दिया गया था, 2023 में किसे दिया गया था। और भारतीय मूल के लेखक चेतन मारू जिनके उपन्यास वेस्टर्न लेन, इसे भी शॉर्ट लिस्ट किया गया था, लेकिन यह अंतिम रूप से पुरस्कार नहीं जीत पाई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सहारनपुर में एक जिला एक उत्पाद जो है यह लकड़ी पर नक्काशी है। सुल्तानपुर का है मुंज उत्पाद। मैनपुरी का जो है लौह कला। संभल का सींग एवं अस्थि उत्पाद जो है संभल का है। मैनपुरी का जो है लौह कला नहीं है। मैनपुरी की अगर हम बात करें, मैनपुरी का जो एक जिला एक उत्पाद है वह तारकसी कला है। क्या है? तारकसी कला। तारकसी कला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कुछ फसल दिए गए हैं और उनकी बीमारियां, उनसे संबंधित रोग दिए गए हैं। धान में हरित बाल रोग, धान में हरित बाल रोग, बाजरा में अर्गाट रोग, मटर में बुकनी पाउडरी मिल्ड्यू रोग और चना में उकठा विल्ट रोग। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हरित बाल रोग की अगर हम बात करें तो यह जो है बाजरे में पाया जाता है, न कि धान में। हरित बाल रोग जो है धान में होता है, धान में कह रहे बाजरे में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाजरे में अर्गाट रोग होता है, मटर में बुकनी और चने में उकठा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपात वाले निम्नलिखित जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे अधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपात कहाँ पाया जाता है, उसके बाद किस स्टेट में है, किस जिले में है, उससे आपको सम्मिलित करना है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बहुआयामी निर्धनता वाला जो जिला है वो आपका बहराइच है। बहराइच इस मामले में पहले नंबर पे है। बहराइच जो है पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, सबसे अधिक जो निर्धनता है बहुआयामी वो श्रावस्ती में है। तीसरे नंबर पे है बलरामपुर। चौथे नंबर पे है बदायूं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3-1-3-1-2-4, 3-1-2-4। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3-1-2-4। अक्टूबर 2023 में किन दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को जो है अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 24 अक्टूबर 2023 को इन्हें जो है सम्मान दिया गया था। और यह अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है जो अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपदों और उनके मुख्यालयों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कानपुर नगर का जो मुख्यालय है वह कानपुर है। सोनभद्र का मुख्यालय है राबर्ट्सगंज। कौशाम्बी का मंझनपुर। अमेठी का मुख्यालय उरई नहीं है। अमेठी का जो मुख्यालय है वह गौरीगंज है। क्या है? गौरीगंज। अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज और उरई जो है यह जालौन का मुख्यालय है। उरई है जालौन का, उरई जालौन। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वर्ष 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त रानीपुर जो वन्यजीव अभयारण्य है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है आपको बताना है। बहराइच, चित्रकूट, ललितपुर या फिर महाराजगंज। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह चित्रकूट जिले में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसकी स्थिति के बारे में आपको
देखना है और फिर बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश का चावल के उत्पादन में देश में पहला स्थान है। दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे? दोनों विकल्प आपके गलत हैं। खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो है देश में पहला स्थान है, और चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई सा भी विकल्प इसमें सही नहीं है। ठीक है। और कुछ ऐसे उत्पाद जिसका ये उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, उसमें है जैसे गन्ना, आलू, मसूर, समग्र जो बागवानी उत्पाद हैं, सब्जी उत्पाद, आंवला, अमरूद और आम, इन सभी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले नंबर पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत, और वाजपेयी द एसेट ऑफ द हिंदू राइट 1924 1924 से 1977, अभिषेक चौधरी, माई लाइफ एज ए कॉमरेड के शैलजा, एपीजे अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाई, संजीव सान्याल। इसका जो सही आंसर है, पूछा है कौन सही सुमिलित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एपीजे अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाई। इसकी जो रचना है वह की गई थी नजीमा मैरेकयार द्वारा। नजीमा मैरेकयार द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? प्रथम अवस्था, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। द्वितीय अवस्था को जो है नगरीकरण के वक्र में त्वरित अवस्था के अंतर्गत रखा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 या फिर 26 जुलाई 1946? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है उस संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के साथ उभयनिष्ठ है, अर्थात इसके साथ लगती है। भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन जो है राज्यों के साथ लगती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, इसमें जो है देखिए दूसरा सही हो जाएगा, पहला जो है वो गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम भूटान की बात करें, भूटान की जो सीमा है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, और भूटान की और भारत के बीच में जो स्थलीय सीमा है वो 699 किलोमीटर है। और नेपाल के साथ जो सीमाएं लगती हैं भारत की, उसमें जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ जो है नेपाल की सीमाएं लगती हैं। और भारत नेपाल के बीच जो स्थलीय सीमा है वो 1751 किलोमीटर है। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमिलित है। चार दोआब जो है यह चिनाब और ब्यास के बीच में है, नहीं है। बारी दोआब सिंधु और रावी, ये भी गलत है। रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच में यह सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए चार दोआब की अगर हम बात करें तो चिनाब और झेलम नदी के बीच मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उसे चार दोआब के नाम से जाना जाता है। बारी दोआब रावी और ब्यास के मध्य में स्थित है। रचना दोआब है रावी और चिनाब के मध्य में, और विष्ट दोआब है ब्यास और सतलज के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 2021-22 में भारत के व्यापार, आयात और निर्यात में सबसे बड़ा भागीदार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रहा है? यूरोपियन यूनियन, उत्तरी अमेरिका, एशिया या फिर आसियान? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एशिया जो है भारत के साथ जो 21-22 में आयात निर्यात जो व्यापार सह भागीदार था, एशिया इस मामले में पहले नंबर पे था। दूसरे नंबर पे आसियान था। ठीक है, दूसरे नंबर पे आसियान था, और तीसरे नंबर पे जो अफ्रीकी गणराज्य है वो था। चौथे नंबर पे अमेरिका आता है। पाँचवें नंबर पे जो है यह जो है आपका उत्तरी अमेरिका आता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत में आभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान द्वारा किया जाता है। आभ्रक का सर्वाधिक भंडारक क्रमशः झारखंड और बिहार में पाया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है। आभ्रक के उत्पादन में राजस्थान भारत में पहले नंबर पे है। और आभ्रक के भंडार की अगर हम बात करें तो आभ्रक का जो सबसे अधिक भंडार है वह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे जो है आपका राजस्थान है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, और तीसरे नंबर पे उड़ीसा है। तीसरे नंबर पे उड़ीसा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में मेघालय शहतूती रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है।
शहतूती रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में असम ईरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत में कर्नाटक जो है वो मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा तीसरा सही है, चौथा और पहला जो है वो गलत है। भारत जो है दूसरा तीसरा इसमें से सही हो जाएगा। तीसरा चौथा जो दूसरा तीसरा सही है, पहला और चौथा जो है गलत है। ठीक है, पहला चौथा गलत है, दूसरा तीसरा जो है इसमें सही है। भारत में अगर हम बात करें तो कर्नाटक जो है वह सहतूती रेशम सहतूत रेशम जो है मलबरी, इसका सबसे बड़ा उत्पादक जो है कर्नाटक है, न कि मूंगा का। ठीक। और इसमें झारखंड की बात करें, झारखंड जो है टसर रेशम का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। और इसके बाद जो है असम असम जो है, असम और बोडोलैंड वाला जो क्षेत्र है, यह जो है ईरी और मूंगा इनके उत्पादन में जो है असम पहले नंबर पे है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है, पहला और चौथा गलत है। नेक्स्ट देखिए, भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रवजन सबसे अधिक है। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवजन मुख्यतः महिलाओं में देखा जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है इसमें सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रवसन होता है उसमें सबसे अधिक जो प्रवसन होता है वो महिलाओं का होता है। और भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहर की तरफ सबसे अधिक प्रवसन नहीं है। ग्रामीण से ग्रामीण में जो है भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक प्रवसन होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। और महिलाओं का मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रवसन होता है, तो यह आपका सही हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 का विजेता किस विश्वविद्यालय को घोषित किया गया है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, पंचकुला, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 का विजेता इसे घोषित किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। संविधान का भाग 15 में जो है निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। भाग भाग 16 की अगर हम बात करें, भाग 16 में कुछ कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान विशेष उपबंध किया गया है भाग 16 में। भाग 17 की अगर बात करें, भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। और भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4-3-2-1 ऑप्शन बी सही है। भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश दुग्ध के उत्पादन में पहले नंबर पे है और राजस्थान जो है इस मामले में दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। मीठी बिरती परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात राज्य में स्थित है, ये आपका सही है। कोवाडा परमाणु शक्ति केंद्र तेलंगाना में है, यह गलत है। ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र जो है गुजरात में है, ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। और चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में, ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। देखिए गुजरात राज्य में प्रस्तावित मीठी बिरदी परमाणु शक्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र जो है यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। और चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है यह आपके हिमाचल प्रदेश में है। और कोवाडा जो की बात करें तो यह जो है आपके आंध्र प्रदेश में है, न कि तेलंगाना में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सातवीं अनुसूची का जो संबंध है वो विधायी समिति जो आपके केंद्रीय और राज्य और समवर्ती सूची का जो प्रावधान किया गया है वो आपके 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची की अगर बात करें, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची जो है यह कुछ अधिनियमों के विधि मानकीकरण से संबंधित है। ठीक है, और 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3-1-4-2। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत की जनसंख्या घनत्व के 2 गुने से अधिक है। सिक्किम देश का सबसे विरल बसा राज्य है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है डी जो है गलत हो जाएगा। सिक्किम भारत का सबसे विरल राज्य न होकर के कौन है, इसमें जो है आपका अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे विरल राज्य है। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
उत्तर प्रदेश के किस शहर को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर या फिर सोनभद्र? आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है इसमें सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अयोध्या को उत्तर प्रदेश का पहले सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की बात की गई है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। और इसकी जो जिम्मेदारी दी गई है वो एनटीपीसी को दी गई है, जिसके द्वारा अयोध्या में 40 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और यह जो सोलर पार्क लगाया जाएगा वह सरयू नदी के तट पर लगाया जाएगा। और बात करें अगर देश के पहले सौर शहर की, तो देश का जो पहला सौर शहर घोषित किया गया था वह मध्य प्रदेश के सांची को जो है देश का पहला सौर शहर घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सबसे अधिक है? राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है और इस मामले में उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे आता है। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो 18,459 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 12,270 किलोमीटर। कितना है? 12,270 किलोमीटर यूपी में है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, यह वाराणसी में है, सही है। इंटीग्रेटेड रोड फैक्ट्री, यह पेरम्बूर कोयम्बटूर में, यह भी सही है। रेल व्हीकल फैक्ट्री अहमदाबाद और रेल कोच फैक्ट्री लखनऊ, ये दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1 और 2 सही है, तीसरा चौथा गलत है। इसमें अगर हम बात करें, रेल व्हील फैक्ट्री जो है बेंगलुरु में है, रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है यह वाराणसी में है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है यह पेरम्बूर कहाँ पे है? चेन्नई में। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारत में 2001 से लेकर के 11 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी किस राज्य में? बिहार, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय में। सबसे अधिक जो दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी वो मेघालय में की गई थी 27.9%। अरुणाचल प्रदेश इस मामले में दूसरे नंबर पे है 26%, बिहार तीसरे और मणिपुर चौथे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्य SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में ऋणात्मकता संबंध है। SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। पहले में क्या कह रहा है? पहले में कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक जो HDI इंडेक्स है वह सतत विकास लक्ष्य SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में ऋणात्मक संबंध है, ऋणात्मक नहीं, क्या है, धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो है वो सही है, जिसमें कहा गया है कि SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित होते हैं। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, ऑल मून इन ब्लैक, ऊधम सिंह या फिर RRR? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। इसे जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था और इसकी अगर हम बात करें, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था। और यह जो है फिल्म इरेज टैडमोर द्वारा निर्देशित है, इरेज टैडमोर द्वारा निर्देशित है और यह एक इजरायली फिल्म है। ठीक है, यह एक इजरायली फिल्म है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गाइपोरिया समिति का संबंध किससे था? गाइपोरिया समिति का जो संबंध है वह बैंकिंग सेवा में सुधार से संबंधित है। गाइपोरिया समिति नानजुंदप्पा समिति के संबंध की अगर हम बात करें, इसका जो संबंध है रेल किराए से है। रंगराजन समिति का जो संबंध है यह भुगतान संतुलन से है और रेखी समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3-2-1-4, 3-2-1-4, ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, यह सही है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यह गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा विकल्प आपका गलत है। इसे जो अपनाया गया था राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर को, वह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है, 1957 को, न कि 1950 को। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में 16 से 20 में जीवन प्रत्याशा वर्ष कितना रहा है?
पुरुषों का 75.2, महिलाओं का 78.6। इसमें आपको मतलब बताना है कि पुरुषों का जो जीवन प्रत्याशा है और महिलाओं का जीवन प्रत्याशा कितना रहा है रिजर्व बैंक के अनुसार 2016 से 20 के में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पुरुषों का जो जीवन प्रत्याशा है 68.6 है और महिलाओं का जीवन प्रत्याशा 71.4 है 2016 से लेकर के 20 तक, किसके अनुसार? आरबीआई के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस सेवा का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? केवड़िया, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर पुणे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक तथा आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है इसको प्राप्त करने में जो है यह मदद करेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? जनश्री बीमा योजना 2000, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2003, महात्मा गांधी नरेगा 2007, आम आदमी बीमा योजना 2005। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है जनश्री बीमा योजना। इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसकी जो शुरुआत की गई थी 2005 में की गई थी, 2005 में। एमजी नरेगा की अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। और एमजी नरेगा पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था और महात्मा गांधी नरेगा के रूप में, या कह सकते महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के रूप में इसका जो नाम बदल दिया गया था वह बदला गया था 2009 में, 2009 में बदला गया था। और आम आदमी बीमा योजना की जो शुरुआत है वह 2007 में की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है। नेक्स्ट देखिए, बजट 2023-24 के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्रत्यक्ष करों का जो योगदान है, अंश है, वह कितना है? 3%, 5, 6 या फिर 7? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रत्यक्ष कर का जो योगदान है भारतीय जीडीपी में 2023-24 के अनुसार वह 6% है। कितना है? 6%। ठीक है, प्रत्यक्ष कर का जो योगदान है वह 6% है। और अगर अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो इसका जो योगदान है 5.1% है, 5.1%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? अनुच्छेद 23 या मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 29 शिक्षक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है उसकी बात करता है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना अल्पसंख्यक वर्ग को जो अधिकार की बात की गई है वो अनुच्छेद 30 में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख संविधान की किस सूची में किया गया है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती या फिर किसी भी सूची में नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्थिक और सामाजिक नियोजन की बात करें तो यह राज्य और केंद्र समवर्ती सूची में रखा गया है, जिससे कि केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा जो है इससे रिलेटेड कदम उठाए जा सके या फिर से कोई कार्य किया जा सके। ठीक है, इसलिए जो है इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ जनजातियां दी गई हैं और राज्य दिया गया है, तो कौन सी जनजाति किस राज्य से संबंधित है उससे आपको सम्मिलित करना है। टोडा जनजाति, यह जो है आपके तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति जो है यह पाई जाती है सिक्किम में। बिरहोर जनजाति पाई जाती है झारखंड में। और गारो जनजाति जो पाई जाती है वो आपके मेघालय राज्य में पाई जाती है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3-1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन बी सही है। एशियाई खेल 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में पराजित करके स्वर्ण पदक जीता। एशियाई खेल के क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत का यह पहला पदक था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। भारतीय महिला टीम द्वारा जो स्वर्ण पदक जीता गया था वह पाकिस्तान को हरा करके नहीं बल्कि श्रीलंका को पराजित करके जो है स्वर्ण पदक जीता गया था। ठीक है, और एशियाई खेल में महिला क्रिकेट जो क्रिकेट है, महिला क्रिकेटरों ने भारत का जो है पहली बार इसमें भाग लिया था। और इसमें महिला क्रिकेटर और जो पुरुष क्रिकेटर हैं इन दोनों के द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया था। तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था? चीन के हांगझाओ में इसका आयोजन किया गया था। और इस बार जो है पहली बार इसमें भारत की तरफ से क्रिकेटर या क्रिकेट टीम द्वारा जो है पहली बार इसमें प्रतिभाग किया गया है, जिसमें महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता और पुरुष क्रिकेट टीम ने
अफगानिस्तान को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा का अवमूल्यन आयात को बढ़ावा दे सकता है। अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। अवमूल्यन की स्थिति में आयात नहीं निर्यात बढ़ता है। ठीक है, अवमूल्यन की स्थिति में निर्यात बढ़ता है, और जब अवमूल्यन किया जाता है तो विदेशों की तुलना में, विदेशी मुद्रा की तुलना में भारतीय मुद्रा या फिर देसी मुद्रा जो है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? सेबी, मौद्रिक नीति समिति, वित्त मंत्रालय या फिर नीति आयोग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मौद्रिक नीति जो है इसका निर्धारण जो है मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। जिसकी बात करें तो इसमें जो है 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता है मौद्रिक नीति समिति की, वो आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है। आरबीआई के गवर्नर द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की? आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। इसमें जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2023 के नार्मल बोरलांग किसे 2023 के नार्मल बोरलांग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मीरा दास, रीता कीमानी, जयश्री देशपांडे या फिर स्वाति नायक? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। स्वाति नायक को जो है 2023 के नार्मल बोरलांग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनके बारे में अगर हम कुछ देखें तो इन्हें जो है विहाना दीदी या सीड लेडी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें 2023 का नार्मल बोरलांग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह जो है जो स्वाति नायक हैं, यह एक प्रतिष्ठान या कह सकते हैं कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली तीसरी भारतीय हैं। ठीक है, तीसरी भारतीय हैं यह पुरस्कार पाने वाली। इनके पहले आदिति मुखर्जी और महालिंगम गोविंद राजन जो है यह पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। और 2022 में जो यह पुरस्कार दिया गया था वह जो है महालिंगम गोविंद राजन को दिया गया था। ठीक है, और यह जो है तीसरी महिला हैं, सॉरी तीसरी भारतीय हैं यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली। और यह जो है कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है। ठीक है, तो यह सभी जो फैक्ट हैं नार्मल बोरलांग फील्ड पुरस्कार के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इस पुरस्कार की अगर हम बात करें, यह पुरस्कार जो है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिलियन प्लस श्रेणी में इंदौर को पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मिलियन प्लस श्रेणी में आगरा उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है। देखिए मिलियन प्लस श्रेणी में इंदौर भारत में पहले स्थान पे है, और मिलियन प्लस श्रेणी में आगरा जो है यह उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे है। तो दोनों विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो 7 सितंबर 2023 को भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। और इसका जो प्रकाशन है श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया था, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में इंदौर को पहले स्थान पर रखा गया है। और इसमें आगरा जो है दूसरे स्थान पे है और उत्तर प्रदेश में यह पहले स्थान पे है। संयुक्त रूप से आगरा दूसरे स्थान पे है, और बात अगर उत्तर प्रदेश की हो तो उसमें जो है यह पहले स्थान पे है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? राष्ट्रीय विषाणु संस्थान नागपुर में है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस या बेंगलुरु में है, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन चंडीगढ़ में, और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज यह जो है साइंसेज आपके नई दिल्ली में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें राष्ट्रीय विषाणु संस्थान की बात करें तो यह नागपुर नहीं बल्कि कहाँ पे है? पुणे में है। पुणे में है। और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान जो है यह चंडीगढ़ नहीं तेलंगाना में है। तेलंगाना में है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज यह जो है आपके उड़ीसा में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी।
यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख के रोग को क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब आँख का लेंस पारदर्शी हो जाता है, अपारदर्शी, तो उसे मोतियाबिंद कहा जाता है। ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसमें जो है दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में जो है दूर दूर की वस्तुएं जो है वह मतलब स्वतः जो है, या कह सकते हैं कि आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन जो निकट की वस्तुएं होती हैं उन्हें देखने में जो है कठिनाई होती है। ग्लूकोमा रोग, यह भी जो है नेत्र की दृक तंत्रिका जो ऑप्टिक नर्वस है उसमें क्षति पहुंचने के कारण जो है ग्लूकोमा रोग होता है। तो यह सभी रोगों का संबंध नेत्र से ही है, लेकिन अपारदर्शी जो हो जाता है वह मोतियाबिंद में हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, उद्यमशीलता, तकनीकी उन्नति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी कारक जो है आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जन्म, मृत्यु, प्रवास, शिक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शिक्षा जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं, जबकि जन्म, प्रवास और मृत्यु यह तीनों जो है जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही आंसर का चयन करना है। पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क द्वारा की गई थी। पोलियो एक जीवाणु जनित रोग है। पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि पोलियो जो है यह एक वायरल डिजीज, विषाणु जनित रोग है, न कि जीवाणु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस तिथि को 2000 रुपये मूल्य का जो नोट है इसके संचालन को वापस लेने की घोषणा की गई थी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 मई 2023 को, 19 मई 2023 को इसकी घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर निम्नलिखित में से कहाँ से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। भारत का जो मानक याम्योत्तर है जिसे 8230 पूर्वी देशांतर माना गया है, यह जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के गुजरती है। महाराष्ट्र इसमें नहीं आता है। ऑप्शन सी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 25 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चय एक निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है। गन्ने के लिए जो उचित एवं लाभकारी मूल्य की मंजूरी है वह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा दी जाती है। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, गन्ने के लिए जो उचित एवं लाभकारी मूल्य है एफआरपी, यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, और पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? पहला जो है, देखिए इसका जो सही आंसर है ना वो आपका बी होगा। ठीक है, यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चय मूल्य का निर्धारण करता है, यह सही है। पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि गन्ने के लिए जो एफआरपी का निर्धारण है वह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा नहीं, और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो एमएसपी वो 25 फसलों की नहीं बल्कि 22 फसलों के लिए इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, देखिए एमएसपी का निर्धारण जो है 22 फसलों के लिए किया जाता है, और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएससीपी द्वारा जो है इसका समर्थन, मतलब इन फसलों के एमएसपी निर्धारण की जो है बात की जाती है। और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी की सिफारिश की जाती है और सरकार द्वारा जो है इसे लागू किया जाता है। ठीक है, और मंजूरी जो है इसमें क्या कह रहा है कि इसकी मंजूरी जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा दिया जाता है, नहीं, इसकी सिफारिश करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें, वर्तमान समय में 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। ठीक है, टोटल कितनी फसल है? 24 फसल है, जिसमें से एक आपका गन्ना है जिस पर एफआरपी लागू होता है, और अन्य जो फसल हैं उस पर एमएसपी लागू होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से किन श्रम संबंधी अधिनियम या फिर अधिनियमों को मंजूरी संहिता 2019 में सम्मिलित नहीं किया गया है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम या फिर समान पारिश्रमिक अधिनियम। इसमें आपको बताना है किसे शामिल नहीं किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है संविदा श्रम अधिनियम, इसको जो है इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें, मजदूरी संहिता अधिनियम जो है यह 4 श्रम कानूनों में संशोधन किया गया था। कब? 2019 में। इसमें जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में,
मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारितोषिक अधिनियम 1976, इसमें जो है संशोधन किया गया था और इसमें जो है संविदा श्रम अधिनियम को शामिल नहीं किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। गारो पहाड़ी कहाँ पे है? गारो पहाड़ी जो है, गारो पहाड़ी है आपके मेघालय में, गारो मेघालय में है। मिरी की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में है और कोल्लई मलाई यह है आपके तमिलनाडु में और डालमा है झारखंड में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है 1, 3, 2, 4। भारत में कोई भी राजनैतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तरीय दल है कम से कम कितने राज्यों में? 3, 4, 5 या फिर 7। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक जो है वह कौन है? वो है आपका चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो वो एल्यूमिनियम है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाई जाती है। सबसे अधिक लचीला और पीटकर बढ़ाए जाने योग्य जो धातु है वह सोना है और ऊष्मा का न्यूनतम जो संचालक है वो सीसा है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट देखिए, भौतिकी में 2023 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पियरे अगस्टीन, फेरिक क्रॉस और एन हुलूहियर जो है इन्हें जो है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जिसमें अगर हम बात करें इन लोगों का किस देश से संबंधित हैं ये लोग, तो पियरे अगस्टिनी जो है यह फ्रांस की हैं और हेरेक क्रॉस जो है यह हंगरी की हैं और एन लुहियर जो है यह फ्रांस की हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पीवीसी या फिर गट्टा पर्चा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। टेफ्लॉन का उपयोग उन कढ़ाइयों के निर्माण में किया जाता है जिसमें जैसे जो ऑयल तेल वगैरह होते हैं जो चिपचिपे हो जाते हैं, न चिपकने वाली कढ़ाई बनाने में टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से बढ़कर के कितनी हो गई है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 से बढ़कर के 16 हो गई हैं, जिसमें 2 कंपनियों को हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था, जिसमें एक इरकॉन है और एक राइट्स है। ठीक है, जिसमें इरकॉन 15 और राइट्स जो है 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा इन्हें दिया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजरी सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट, 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वह वेलेजली के समय में हुआ था, जो 1803 से 1805 तक चला था। 1803 से 1805 तक चला था और यह वेलेजली के समय में हुआ था, न कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। अन्य जो विकल्प दिए गए हैं वो सही सभी जो है सही हैं। और इसमें अगर लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो इसके समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, जो 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। काल समाचार पत्र जो है इसका संपादन किसके द्वारा किया जाता था? काल समाचार पत्र का संपादन जो है यह शिवराम महादेव परांजपे द्वारा काल समाचार पत्र का संपादन किया जाता था। ठीक है, और बंगाली का जो संपादन है वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुधारक का जो संपादन है वह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया जाता था और सोम प्रकाश का द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 4, 1, 2, 3। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे के समय कहाँ पे थे? यरवदा जेल, साबरमती आगा खां पैलेस या फिर अहमदनगर फोर्ट। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उस समय यरवदा जेल में थे और इन्हें जब बंदी बना लिया गया था, यरवदा जेल में जब बंद कर लिया गया था, उसके बाद युद्ध का जो, या कह सकते हैं कि जो आंदोलन का नेतृत्व है वह अब्बास तैयब जी ने संभाला था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछ लेता है। धरसना मतलब जो महात्मा गांधी द्वारा यरवदा जेल में जब इनको बंद कर दिया गया था, उसके बाद जो है युद्ध का आंदोलन का जो नेतृत्व है वह अब्बास तैयब जी ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में
मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी जो थीम थी वह थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ए क्लीन एंड हेल्दी प्लेनेट। ठीक है, यह इसकी थीम थी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? सुभाष चंद्र बोस टुवर्ड स्ट्रगल, और यूग टोए द स्प्रिंग टाइगर, लुई फिशर इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद इंडिया डिवाइडेड। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूग टोए। द स्प्रिंग टाइगर की रचना जो है यूग टोए द्वारा की गई थी। और द स्प्रिंग टाइगर की रचना जो है ह्यूग टोए द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित यह पुस्तक है। और टुवर्ड स्ट्रगल इसकी जो रचना है वो जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इंडिया डिवाइडेड की रचना राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। और इंडिया विंस फ्रीडम जो है यह अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2024 में होने वाले पाकिस्तान के आम चुनाव में उम्मीदवार बनने वाली पहली हिंदू महिला कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबीरा प्रकाश। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, और अन्य की अगर हम बात करें तो यह जो है पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला है। ठीक है, और यह जो है मुख्य रूप से पेशे से एक चिकित्सक हैं। और मनीषा रुपेता यह पाकिस्तान में डीएसपी बनने वाली पहली हिंदू महिला बनी है। ठीक है, मनीषा रुपेता पाकिस्तान में डीएसपी बनने वाली पहली हिंदू महिला बनी है। और जो सबीरा प्रकाश हैं यह पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा से होकर के नहीं गुजरता है? गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखीय गिनी या फिर रवांडा। इसमें जो है कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसमें अगर बात करें गैबोन की और सोमालिया की, यह दोनों जो है भूमध्य रेखा इनसे होकर के गुजरती है। लेकिन भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा यह दोनों जो है यह भूमध्य रेखा पर नहीं स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। कुछ घास दिए गए हैं, घास के मैदान दिए गए और देश दिया गया है। पंपास यह कहाँ पे पाया जाता है? बात करें अगर पंपास की तो यह जो है आपके पाया जाता है अर्जेंटीना में। यह घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। पुस्तैज हंगरी में। वेल्ड जो है यह जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड जो है यह आपके साउथ अफ्रीका में। डाउन्स जो है यह ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 4 2 1। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? वायलिंग झील है डोमिनिका में, 5 फ्लावर झील मंगोलिया में है, रेड लैंगून जो है बोलीविया में है, ग्रेट स्लेव जो है वो कनाडा में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 फ्लावर झील है, यह मंगोलिया नहीं चीन में है। ठीक है, 5 फ्लावर झील है वो चाइना में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। संगन कल्लू, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? संगन कल्लू से जो है राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका जो है यह प्रागैतिहासिक चित्रकला और गैरिक मृदभांडों से संबंधित है। और जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर में गैरिक मृदभांड पात्र की जो नामकरण है यह पाई गई है। और महदाहा जो है यह हड्डी के उपकरण के साक्ष्य जो है महदाहा से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4 1 2 3। 4 1 2 3 ऑप्शन डी सही है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। संगन कल्लू जहाँ से राख की टीले प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका जो प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है, हस्तिनापुर जहाँ से गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए हैं, और मादाहा जहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। स्वर्णिम त्रिकोण जो है यह जो है दक्षिण पूर्व एशिया में जो अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं यह इसके अंतर्गत आते हैं। उन क्षेत्रों को स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। बरमूडा त्रिकोण जो है यह कहाँ पे है? बरमूडा त्रिकोण या बरमूडा ट्रेंगल की अगर हम बात करें तो यह आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पे है? यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। स्वर्णिम त्रिकोण जो है दक्षिण पूर्व एशिया में है। और सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा जो है यह म्यांमार को कहा जाता है। और रेड बेसिन जो है यह है आपके चाइना में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 4 1 3। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। पांचाल महाजनपद वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है? पांचाल महाजनपद जो है यह वर्तमान समय में रुहेलखंड क्षेत्र में स्थित है। सूर्यसेन जो है वर्तमान जो है मथुरा आपके ब्रजमंडल वाले क्षेत्र में है। कोसल जो है यह वर्तमान में कहाँ किस क्षेत्र में? कोसल अवध वाले क्षेत्र में। और अवंती जो है यह मालवा वाले क्षेत्र में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 4 3। 2 1 4 3। नेक्स्ट देखिए,
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? भौगोलिक दृष्टि से आकांक्षी ब्लॉकों को 4 जोनों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन से 2 ब्लॉकों को रैंकिंग दी जाती है। तिरयानी ब्लॉक समग्र डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान पे है। उत्तर भारतीय राज्यों के जोन में उत्तर प्रदेश के 2 ब्लॉकों को रैंकिंग दी गई है। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला गलत है। इसमें अगर हम बात करें, देश के आकांक्षी ब्लॉकों को जो जोनों में बांटा गया वो 4 जोन में नहीं 6 जोन में बांटा गया है। ठीक है, इन्हें 6 जोनों में बांटा गया है और इसमें जो है प्रत्येक जोन से 2 ब्लॉकों को रैंकिंग दी जाती है, सही है। तिरयानी ब्लॉक यह जो है शीर्ष स्थान पे है समग्र रूप से, ये भी सही है। देखिए, इसमें अगर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट अगर हम देखें तो जोन फर्स्ट, जिसमें पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों को शामिल किया गया है, द्वीपीय क्षेत्रों को, जिसमें आमरी ब्लॉक जो पश्चिमी कार्बी आंगलोंग असम में है, यह पहले नंबर पे है। नगोपा ब्लॉक मिजोरम या दूसरे नंबर पे, किसमें? जोन फर्स्ट के अंतर्गत। जोन सेकंड के अंतर्गत इसमें जो है उत्तरी भारतीय राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें हरैया ब्लॉक उत्तर प्रदेश जो बस्ती में यह पहले नंबर पे है, और बिरनी ब्लॉक गाजीपुर, यह दोनों उत्तर प्रदेश के हैं और जोन सेकंड के अंतर्गत है उत्तरी भारतीय राज्यों की श्रेणी में। ठीक है, और जोन 3 की श्रेणी में जो है दक्षिण राज्यों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें मास्की कर्नाटक पहले नंबर पे है और नारनूर यह तेलंगाना में है और यह दूसरे नंबर पे है। जोन 4 में पश्चिमी भारतीय राज्यों को शामिल किया गया है और इसमें सिरोचा महाराष्ट्र पहले नंबर पे है और अहेरी ब्लॉक महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। जोन 5 इसमें मध्य भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है और इसमें तिरला ब्लॉक मध्य प्रदेश का पहले नंबर पे है और पाटी ब्लॉक जो है बड़वानी मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। जोन 6 इसमें पूर्वी राज्यों को शामिल किया गया है और इसमें आंध्र बिहार पहले नंबर पे है और दुमका झारखंड दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, अशोक के शासनकाल के दौरान प्रांत व राजधानी के निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तरापथ जो है, उत्तरापथ की राजधानी जो है तक्षशिला थी, सही है। कलिंग की राजधानी तोसली थी। पूर्वी प्रदेश प्राच्य की राजधानी उज्जैनी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी प्रदेश प्राच्य की जो राजधानी थी वह उज्जैनी नहीं, कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन काल के लेखक और उनके द्वारा रचित नाट्यशास्त्र ग्रंथों के निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम की रचना की गई थी, जिसे निकनेम भाषा में से मिट्टी की गाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। सोमदेव द्वारा जो है ललित विग्रह राज की रचना की गई थी। विशाख दत्त द्वारा जो है सार्यपृत प्रकरण। क्षेमेश्वर द्वारा चंड कौशिकम। तो इसमें आपको जो बताना है कौन सा विकल्प गलत है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाख दत्त द्वारा जो है यह सार्यपुत्र प्रकरण की रचना नहीं की गई थी। ठीक है, सार्यपुत्र प्रकरण की रचना की अगर हम बात करें तो इसकी रचना अश्वघोष ने की थी और विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना जो है वह विशाख दत्त द्वारा की गई थी। अन्य जो विकल्प दिए गए वो सही सुमिलित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुग्राही होता है। मनुष्य की आँख जो है लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की जो दृढ़ता है 1/10 सेकेंड होती है और दृष्टि की जो दृढ़ता है 1/16 सेकेंड होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य की आँख जो है वह लाल रंग के लिए नहीं, मनुष्य की आँख की बात करें तो यह पीले हरे रंग के लिए जो है सबसे अधिक सुग्राही होती है। अन्य सभी विकल्प जो है वो सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूर्ति निर्माण की मथुरा शैली मूलतः भारतीय शैली है। इसका विषय जो है हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही हैं। और जो कुषाण है, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति निर्माण कला की 2 शैलियों का विकास हुआ था, मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली। ठीक है, जिसमें जो मथुरा कला शैली है वह प्रमुख रूप से जो है भारतीय शैली है, जबकि गांधार जो है विदेशी शैली है। और उससे रिलेटेड जो अन्य विकल्प दिए जैसे मथुरा शैली जो है हिंदू बौद्ध जैन धर्म से संबंधित था और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया जाता था, यह सभी जो है मथुरा शैली के बारे में सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी याद रखिएगा कि इन शैलियों का विकास किस शासनकाल में या किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में इसका विकास हुआ था, जो कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। सल्तनत काल में जीतल एवं टांका मुद्राएं प्रचलित थी। टंका एवं जीतल का जो अनुपात है 48:1 था, 48:1 था।
टंका तांबे का और जीतल चांदी का होता था। और इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम टंका एवं जीतल का प्रचलन करवाया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला, और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें अगर हम बात करें, देखिए इसमें क्या है कि चांदी का टंका होता था न कि तांबे का, और तांबे का जीतल होता था। और इनका जो अनुपात है, टंका और जीतल का अनुपात 1:48 होता था। ठीक है, एक टंका जो है 48 जीतल के बराबर होता था। टंका जो कि चांदी का सिक्का होता था और जीतल जो है तांबे का सिक्का होता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। गुरु रामदास द्वारा जो है अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास द्वारा की गई थी। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी और गुरु हरगोविंद द्वारा अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 4 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जहांदर शाह था। मुगल सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जहांदर था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जहांदर शाह ने सत्ता संभाली थी। फर्रुखसियर ने एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी के व्यापार करने की अनुमति दी थी, या कह सकते हैं कि अधिकार दिया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, मतलब तीसरा सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। ठीक है, और इसमें देखिए मयूर सिंहासन जो है, मयूर सिंहासन का निर्माण जो कराया गया था किसके द्वारा? इसका निर्माण जो है शाहजहाँ द्वारा कराया गया था। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो मुगल शासक है वह मुहम्मद शाह था। कौन था? मुहम्मद शाह था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है आलम शाह द्वितीय जो है, या कह सकते हैं कि शाह आलम द्वितीय जो है, यह जो है बैठता है सत्ता पर, या कह सकते हैं सत्ता संभालता है या राजगद्दी पर बैठता है, न कि जहांदर शाह। और तीसरा इसमें सही है, फर्रुखसियर द्वारा 1717 में एक फरमान जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले जो है अंग्रेजों को, जो उस समय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्र आते थे, उसमें जो है चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। और इसे अंग्रेजों ने भारतीय का मैग्ना कार्टा भी कहा था। ठीक है, जो उन्हें पास दिया गया था उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कलपक्कम यह कहाँ पे है? कलपक्कम की बात करें तो यह है आपके तमिलनाडु में, नरौरा है उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में है, और ट्राम्बे है महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 1 2 4। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। अमात्य कौन था? यह शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे उनके द्वारा जो मंत्री नियुक्त किए गए थे, उन मंत्रियों के पास कौन सा विभाग होता था, उससे आपको सम्मिलित करना है। अमात्य की अगर हम बात करें, अमात्य के पास होता था वित्त मंत्रालय। दबीर जो है विदेश मंत्री था उस समय का, और मतलब कह सकते हैं कि शिवाजी के शासनकाल के वो एस जयशंकर जो है वो दबीर थे। सचिव की अगर हम बात करें, वह राजकीय जो पत्र होता था, राजकीय पत्र व्यवहार की देखरेख करने वाले अधिकारी को सचिव कहा जाता था। और वाकिया नवीस जो है, यह दरबार में प्रतिदिन की जो कार्यवाहियाँ थी उनका विवरण रखने वाले अधिकारी जो थे वह वाकिया नवीस कहलाता था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 1 4 3। ऑप्शन सी। महमूद गजनवी के किस एक सैनिक द्वारा मकबरा बहराइच में है, ये आपको बताना है। महमूद गजनवी के किस सैनिक का मकबरा बहराइच में है? उतबी अलबरूनी फारूकी या फिर सैयद सलार मसूद गाजी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद सलार मसूद गाजी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। हड़प्पा से जो है समाधान R37 प्राप्त हुआ है। लोथल से जो है गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से की अगर हम बात करें, कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, मिट्टी की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 2 4 3। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, जुपिटर 3 का सफल परीक्षण किस संस्था द्वारा किया गया है? नासा, इसरो, स्पेस एक्स या फिर जाक्सा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलन मस्क के नेतृत्व वाली जो स्पेस एक्स है इसके द्वारा जुपिटर 3 जो है इसका सफल परीक्षण किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है कुछ जो सैन्य अभियान दिए गए हैं और जो किसके किसके बीच किया जाता है।
सैन्य अभ्यास और देश दिया गया है, उससे आपको सम्मिलित करना है। वज्र प्रहार की अगर बात करें, वज्र प्रहार जो है यह किसके किसके बीच होता है? यह होता है भारत और अमेरिका के बीच में 2023 में हुआ है। और बोगो सागर की बात करें, यह भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में, और सिम्बेक जो है भारत और सिंगापुर के बीच में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3। इसमें देख लीजिए वज्र प्रहार की अगर बात करें, वज्र प्रहार 2023 भारत अमेरिका के बीच में उमरोई छावनी मेघालय में किया गया है। बोगो सागर 2023 भारत और बांग्लादेश के बीच में बंगाल की खाड़ी में किया गया था। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में ओटार कजाकिस्तान में किया गया था। सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, आदर्श तरल की जो श्यानता है वो कितनी होती है? 0, 1, अनंत या फिर 1 से अधिक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आदर्श तरल की जो श्यानता है वो 0 होती है, 0 होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ तीर्थंकर दिए गए हैं और स्थल दिया गया है, तो कौन मतलब बताना है कि किस तीर्थंकर का संबंध जो है किस स्थान से है, उससे आपको सम्मिलित करना है। श्रावस्ती की अगर बात करें, श्रावस्ती से जो संबंध है वह संभवनाथ का संबंध था श्रावस्ती से। काकंदी का जो संबंध है वह सुविधानाथ का संबंध था। ठीक है, सुविधानाथ का संबंध जो है काकंदी से है। और ऋषभनाथ जो है, ऋषभनाथ का जो संबंध है वह अयोध्या से था। और पद्म प्रभु का पभोसा से। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, गाइगर काउंटर रेडियो एक्टिविटी का मापक यंत्र है, गायरोस्कोप शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, कार्डियोग्राफ हृदय की गति का मापन करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सी जो है गलत है। गायरोस्कोप की अगर बात करें तो गायरोस्कोप जो है यह अभिविन्यास और कोणीय वेग का मापन करता है। ठीक है, और शरीर की क्रियाओं को जो ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है वह काइमोग्राफ द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? काइमोग्राफ द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था? मतलब किससे निर्मित है आपको बताना है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट या फिर संगमरमर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संगमरमर से निर्मित है आबू का जैन मंदिर। कहाँ पे है यह? राजस्थान में है। ठीक है, आबू का जो जैन मंदिर है यह राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित है। और चालुक्य वंश के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और यह जो है मुख्य रूप से संगमरमर से निर्मित है। इसमें जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस ये भी लगा सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है राजस्थान में करवाया गया है। और राजस्थान में व्यापक मात्रा में जो है संगमरमर का उत्पादन होता है, तो वहाँ पे जो है संगमरमर से ही इसका निर्माण किया गया होगा। अगर पता ना हो उस कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, क्रायोजेनिक ताप से आशय है इसका ताप -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 150 से अधिक, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। क्रायोजेनिक ताप से आशय क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्रायोजेनिक ताप से आशक है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों का आरोही क्रम क्या है, यह आपको बताना है। इसका देखिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति, यह जो है द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में है। और जिसमें अगर हम बात करें सबसे कम द्रव्यमान जो है वह बुध का होता है, और सबसे अधिक जो द्रव्यमान है वह बृहस्पति का होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सबसे कम किसका होता है? बुध का, और सबसे अधिक होता है बृहस्पति का। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विटेकन ने जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था, 5 जगत में विभाजित किया था। और यह जो वर्गीकरण है कोशिका संरचना की जटिलता, जीवों की शारीरिक जटिलता और पोषण प्राप्त करने की विधि के आधार पर किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प जो है सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के हिसाब से जो है आपको रखना है। फतवा जहादरी, पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद, तबकाते नासिरी। आपको जो है इन्हें सही मतलब क्रम के हिसाब से लगाना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहले आ जाएगा आपका किताब उल हिंद पहले नंबर पे, उसके बाद है पृथ्वीराज रासो, फिर है आपका तबकाते नासिरी, और फिर है आपका फतवा जहादरी। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें फतवा जहादरी, इसकी रचना जो है जियाउद्दीन बर्नी द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंद्रबरदाई ने की थी। किताब उल हिंद, जिसे रेहला के नाम से भी जाना जाता है, इसकी रचना अलबरूनी द्वारा की गई थी।
तबकाते नासिरी, इसकी जो रचना है मिनहाज उस सिराज द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पवनों द्वारा उत्पन्न तरंगों को प्रगामी तरंग कहा जाता है। प्रगामी तरंगे एक प्रकार की दोलनी तरंग होती हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प जो है पवन के बारे में सही है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ज्वार भाटा सागरों तथा महासागरों के जल स्तर में आवर्ती उतार चढ़ाव होता है। यह चंद्रमा और सूर्य के विभेदी आकर्षण शक्ति के फलस्वरूप होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प जो है सही है। ज्वार भाटा जो सागरों और महासागरों के जल स्तर में आवर्ती उतार चढ़ाव के कारण होता है, और समुद्री जल के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ जलधाराएं दी गई है और उनकी अवस्थिति दी गई है। बेग्यूला जलधारा, बेग्यूला जो है एक ठंडी जलधारा है, और यह कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे प्रवाहित होती है? बेग्यूला जो जलधारा है यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। फ्लोरिडा धारा की बात करें, यह एक गर्म जलधारा है, और यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फ्लोरिडा धारा जो है, एक सेकेंड, बेग्यूला जलधारा जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में होती है। ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बेग्यूला धारा प्रवाहित होती है जो कि ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा एक गर्म जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। मोजाम्बिक धारा की बात करें, यह भी एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। कहाँ पे? दक्षिण हिंद महासागर में। क्यूरोसियो धारा जो है यह भी एक गर्म जलधारा है, और यह उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 4 1, 2 3 4 1। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विश्व में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, और विश्व में लोहे अयस्क का शीर्ष उत्पादक देश चाइना है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है अमेरिका है, लेकिन लौह अयस्क जो होते हैं इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो चाइना नहीं, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जिब्राल्टर जल संधि, यह जो है जिब्राल्टर जल संधि की अगर हम बात करें तो यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, या कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। हार्मुज जल संधि जो है यह फारस और ओमान की खाड़ी के बीच में, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। बेरिंग जल संधि जो है यह चुकसी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है, और डोवर जल संधि जो है यह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 4 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? अद्वैतवाद, और अद्वैतवाद का जो प्रवर्तक है रामानुजाचार्य को माना जाता है। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद वल्लभाचार्य। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, मतलब कौन सा विकल्प जो है एक सही सुमिलित है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। द्वैतवाद का जो प्रवर्तक है वह माधवाचार्य द्वारा किया गया था। अन्य की अगर बात करें, द्वैताद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद जिसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है, इसके जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य हैं, और जो द्वैताद्वैतवाद है इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। ठीक है, तो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, और अद्वैतवाद जो है इसके प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, और जो द्वैतवाद है इसके प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य, और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ संगठन दिए गए हैं और उसके संस्थापक दिया गया है, उससे जो है आपको सम्मिलित करना है। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत समाज की जो स्थापना है वीडी सावरकर ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना है वह चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की गई थी।
पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है भगत सिंह द्वारा की गई थी और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है सूर्य सेन द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित करना है। भीमसेन, भीमसेन की बात करें, भीमसेन कायस्थ, इनकी जो रचना है भीमसेन कायस्थ की वह तारीख़ दिलखुश है। तारीख़ दिलखुश की रचना भीमसेन कायस्थ ने की थी। चंद्रभान ब्रह्मान, इनकी जो रचना है चहार चमन है। ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर की जो रचना है वो फुतुहात आलमगिरी, यह जो है ईश्वरदास नागर की रचना है। और खुलासत उत तवारीख जो है यह सूजन राय भंडारी की रचना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4-1-2-3 ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, बंगाल विभाजन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल या कह सकते हैं कि बंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और बंगाल के विभाजन के समय एच रिजले बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का जो गवर्नर है वह एंड्रयू फ्रेजर था। ठीक है, कौन था? एंड्रयू फ्रेजर, न कि एच रिजले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम से नीचे दिए गए कूट के हिसाब से इसको चयन करना है। देखिए, 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन, सतपाल मलिक और सैफुद्दीन कीचली को बंदी बनाया जाना, जलियांवाला बाग नरसंहार और रॉलेट एक्ट का पारित होना, इन सभी को जो है क्रम से लगाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा रॉलेट एक्ट का पारित होना, यह पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आएगा आपका क्या? डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू को बंदी बनाया जाना, यह दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आएगा जलियांवाला बाग नरसंहार और चौथे नंबर पे आएगा अमृतसर अधिवेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4-2-3-1, 4-2-3-1, 4-2-3-1 ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, 4-2-3-1। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जर्मन सिल्वर मिश्रण है किसका? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जर्मन सिल्वर तांबा, निकिल और जिंक, इसका जो है मिश्रण होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित करना है। कनक भवन कहाँ पे है? कनक भवन जो है यह आपके अयोध्या में है। कामदगिरी पर्वत जो है यह आपके चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग है बादा में और देवा शरीफ मेला लगता है बाराबंकी में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4-3-2-1। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? कार्बन तंतु वायुयान निर्माण में, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक में, सिलिकॉन कार्बाइड प्रशीतक में और कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामन में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन कार्बाइड जो है एक कृत्रिम हीरा है। ठीक है, जो सिलिकॉन कार्बाइड है यह एक कृत्रिम हीरा है, न कि प्रशीतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अन्य जो विकल्प हैं वो सभी सही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला जो है दशहरी आम का सबसे बड़ा उत्पादक है और मुख्य रूप से जो मलिहाबाद है वह इसके लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और विधानमंडलों के लिए एक महिला आरक्षण प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रावधान 2024 में होने वाले लोकसभा के आम चुनाव में लागू होगा और यह प्रावधान 25 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक, और यह 2024 लोकसभा से प्रभावी नहीं होगा। इसके बाद जो जनगणना की जाएगी उस जनगणना के बाद जो है लगभग 2027-28 में जो अगला लोकसभा चुनाव होगा 2024 के बाद, उसमें से शायद प्रभावी हो, वही कन्फर्म नहीं है। ठीक है, और यह जो बढ़ाया गया है वो 25 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 15 वर्ष के लिए लागू होगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। कुछ राज्य दिए गए हैं और उसमें लोकसभा की सीटें दी गई हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वह है आपकी 29। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें हैं 39। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट है और झारखंड में 14 सीट है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2-1-4-3 ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संसद द्वारा अधिनियमित मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त इनकी जो नियुक्ति सेवा शर्तें हैं जिसमें संशोधन किया गया था 2023 में, इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का जो वेतन है वह कैबिनेट सचिव के समान होगा, उपराष्ट्रपति के समान, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या राज्यपाल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें प्रावधान किया गया है
कि इनका जो वेतन होगा वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कुछ संवैधानिक प्रावधान दिया गया और स्त्रोत दिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली की बात करें तो यह लिया गया है ब्रिटेन से। केंद्र राज्य संबंध जो है यह लिया गया है कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह ली गई है साउथ अफ्रीका से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो व्यवस्था है अमेरिका से ली गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 4 1 2 ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का जो पवित्र स्थल है वो मगहर है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल है कुशीनगर। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में है। और 88,000 ऋषियों की तपस्थली संगीसा में है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 88,000 ऋषियों की तपस्थली की अगर हम बात करें तो यह संकीसा नहीं, नैमिषारण्य में है। ठीक है, कहाँ पे है? नैमिषारण्य में। और संकीसा की अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित एक बौद्ध धर्म स्थल से संबंधित क्या है? एक तीर्थ स्थल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य को उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा इसे पद से हटाया जा सकता है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। गलत क्यों है? देखिए, इसमें क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 नहीं, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक अगर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हैं तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। और यही अगर संघ लोक सेवा आयोग है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जो हटाया जाता है वह न्यायालय की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद जो है राज्यपाल द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में बाद में जोड़ा गया था? सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त, औद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 3 और 4 सही है। 1 3 और 4 ठीक है, दूसरा गलत है। इसमें देखिए, इसका 1 3 4 नहीं, 1 2 और 4 होगा। ठीक है, इसमें जो जोड़ा गया था वह निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत। यह बाद में जोड़ा गया था किस? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की जो भागीदारी है, ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी है सुनिश्चित करने की बात की गई थी। अनुच्छेद 43A में इसका प्रावधान किया गया है। और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, यह इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 48A में किया गया है। और इन तीनों अनुच्छेदों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन? अनुच्छेद 39A जिसमें सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई है। अनुच्छेद 43A जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की गई है। अनुच्छेद 48A जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। इन सब तीनों अनुच्छेदों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 2 4। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि करने का जो अधिकार है यह संसद के पास है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सागर या सागरी पारिस्थितिक तंत्र, वन, पर्वतीय या फिर मरुस्थलीय? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्वाधिक स्थिर जो पारिस्थितिक तंत्र है वो सागरी पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक राज्य की राज्यपालिका शक्ति का इस प्रकार उपयोग या प्रयोग किया जाएगा जिससे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या बाधा उत्पन्न न हो। और दूसरा, अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। संविधान के अनुच्छेद 257 में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें और कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग इसमें भारत सरकार के आवश्यक निर्देश देने तक भी होगा। जैसे केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है कोई केंद्रीय योजना, परियोजना या फिर से
जो उसकी शक्ति है प्रयोग करने के लिए, ठीक है, या कोई कार्य करने के लिए। तो दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे और आर्य की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उपबंध किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 355 में इसका प्रावधान किया गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा, ठीक है। और इसमें किसके में किया गया है? अनुच्छेद 355 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैविकता में वृद्धि होती है, देखिए यही गलत है, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय अन्य भी देख लीजिए, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जाति आश्रय देते हैं। और ऊपर जो उष्ण कटिबंध है वह शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, यह सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है, यह भी सही है। जाति विविधता जो है शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, ठीक है, यह सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा गलत, जो गलत है वो ए है, ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो जैव विविधता है उसमें कमी आती है, न कि वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए तथा मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाने का दायित्व कैबिनेट सचिव के पास है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है, क्योंकि इसका जो उत्तरदायित्व है वो कैबिनेट सचिव के पास नहीं, राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में निम्नलिखित विषयों में से जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है किन क्षेत्रों से किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है, इसमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के उपबंधों के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की जाएगी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। किसी राज्य पर या किसी राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता का विस्तार है वह राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है, संसद को अधिकार प्राप्त है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला गलत हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित न्यायालयों में किन्हें अभिलेख न्यायालय माना गया है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, उच्चतम न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन उपबंधित किया गया हो। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है, क्योंकि जो ग्राम सभा द्वारा शक्तियों का जो उपयोग किया जाता है वो संसद द्वारा नहीं, राज्य विधानमंडल द्वारा जो कानून वगैरह कृत्य जो विधि बनाए जाते हैं उसके तहत उन्हें शक्ति और जो वित्त जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का एक संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन या ग्राम वन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो राष्ट्रीय वन है यह जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, जबकि राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन और ग्राम वन यह तीनों जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कोशिका भित्ति पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा सही है, पहला गलत है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, न कि जंतु कोशिकाओं में, और यह जो है सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य, नामदफा की अगर हम बात करें तो यह है आपके अरुणाचल प्रदेश में, बादीपुर है कर्नाटक में, पेरियार केरल में है और कैबुल लामजाओ है मणिपुर में। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? वार्ट रोग जो है आलू में होता है, टिक्का रोग मूंगफली में, किट्टू रोग जो है गेहूं में,
और लाल सड़न रोग बाजरा में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल सड़न रोग जो है वो बाजरा नहीं बल्कि किस में होता है, गन्ना में होता है, गन्ना में होता है। ठीक, तो सही आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रवास कटिबंध सिद्धांत से संबंधित है? किसके द्वारा प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया गया था, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रिफिथ टेलर द्वारा जो है प्रवास से संबंधित सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु क्या है, कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस जो है इसके द्वारा दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस द्वारा। और नाइट्रोबैक्टर की बात करें, नाइट्रोबैक्टर जो है यह जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु जो है नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है नाइट्रोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो है जीवाणु सिरके के निर्माण में सहायता करता है। और राइजोबियम जो है यह जीवाणु दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मुख्य रूप से योगदान देता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फेरोमोन्स कीटों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है और बैसिलस थुरिजिएंसिस एक जीवाणु है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। बैसिलस थुरिजिएंसिस जैसे बीटी कहा जाता है। ठीक है, बीटी जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन का जो उत्पादन किया गया था उसमें इसी जीवाणु का उपयोग किया गया था। ठीक है, और यह फेरोमोन्स जो है कीटों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। कि क्यों किया जाता है, या अन्य जो अपने खाद्य जो उनके पदार्थ हैं, जो कीट हैं उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन्स का उत्सर्जन करते हैं। कौन? कीट। ठीक है, और बैसिलस थुरिजिएंसिस जो है एक जीवाणु है। दोनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का कौन सा विश्व विरासत स्थल भारत का पहला हरित ऊर्जा पूरा स्थल बना है? जगन्नाथ मंदिर, तट मंदिर महाबल्लपुरम, ताजमहल या फिर रानी की वाव? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तट मंदिर महाबल्लपुरम। इसे हाल ही में जो है यह भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। और इसकी अगर बात करें, इसका जो निर्माण है 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इसे 1984 ईस्वी में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था। विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो से रिलेटेड जो भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों की सही हैं। और इसमें जो है इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो उसे देख सकते हैं। बाकी चले मिलते हैं अगले वीडियो में। और यह देखिए, यह जो है घटना चक्र का लास्ट प्रैक्टिस सेट्स था। इसके बाद हम लोग दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।